आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इसमें हम दो इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, दो बीकर्स लेते हैं और फिर हम एनोड और कैथोड को कनेक्ट कर देते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पर रिडक्शन होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें हम सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इसमें भी एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर रिडक्शन होती है, पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में साइन का डिफरेंस होता है एनोड और कैथोड में। नाउ we will understand what is Faraday's first law of electrolysis. Faraday's first law of electrolysis क्या कहता है कि mass of any substance liberated at the electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. तो इसका मतलब क्या हुआ कि mass is directly proportional to the charge, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? I into T. I क्या है? I is the current in ampere. T क्या है? Time in seconds. जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। ये जो कांस्टेंट है Z, ये क्या है? दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास by n into F. That means it is equal to equivalent mass by Faraday constant. Faraday constant की वैल्यू क्या होती है? It is 96500 कूलम मोल इनवर्स। ये मेरे Faraday constant की वैल्यू है। अब हम जब न्यूमेरिकल करेंगे Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का, तो यहाँ पर जो मैं मास सब्स्टिट्यूट करूंगी, मान लीजिए न्यूमेरिकल में गिवन है निकल नाइट्रेट। आपको बोला गया है कि निकल नाइट्रेट आपको गिवन है और उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की सॉल्यूशन से और इतना मेटल डिपॉजिट हो गया। तो मुझे पूरा इसका मोलर मास नहीं लेना, मुझे सिर्फ निकल का मास लेना है और मुझे निकल का एन फैक्टर लेना है, दैट इज 2। अगर मुझे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन गिवन है तो मैं क्या करूंगी? मैं सिर्फ सिल्वर को कंसिडर करूंगी और सिर्फ सिल्वर का एन फैक्टर लूंगी 1। तो ये जो एन फैक्टर है ये क्या है? दिस इज द वैलेंसी ऑफ द मेटल। अब हम समझेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगर मैं सॉल्यूशन में 1 एम्पियर करंट पास करती हूं, दैट मीन्स करंट इज 1 एम्पियर, और 1 सेकेंड के लिए मैं 1 एम्पियर करंट को पास करती हूं, तो व्हाट विल हैपन? M विल बिकम इक्वल टू Z। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? इट इज इक्वल टू द मास डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फॉर 1 सेकेंड। तो ये मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन हो गई। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज Faraday's सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मान लीजिए हमने 2 या 3 इलेक्ट्रोलाइट्स लिए और हमने उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। मैंने क्या क्या लिया? मैंने AgNO3 लिया, मैंने कॉपर सल्फेट लिया,
और मैंने जिंक सल्फेट भी ले लिया और मैंने इन तीनों सॉल्यूशंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब मैं सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन तीनों सॉल्यूशन से पास करूंगी। तो व्हाट विल हैपन, द मास डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड्स will be directly proportional to the equivalent mass। अब कैसे, mass of silver upon mass of copper, कोई भी दो मैं ले सकती हूँ, equal to equivalent mass of silver by equivalent mass of copper। atomic mass of silver कितना है 108, n factor कितना है 1, atomic mass of copper कितना है 63.5, n फैक्टर कितना है 2। अब मैं कॉपर और जिंक को भी ले सकती हूँ। सो दैट मीन्स इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर 63.5 डिवाइडेड बाय 2। एटॉमिक मास ऑफ जिंक कितना होता है, इट्स 65.3 और n फैक्टर कितना है जिंक का 2। सो दैट मीन्स जब मुझे न्यूमेरिकल में कोई भी सॉल्यूशन दिया होगा तो मैं मास डिपॉजिटेड को इक्वेट कर दूंगी विद द इक्विवेलेंट मासेस ऑफ दैट मेटल। तो ये है मेरा फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A। R तो रेजिस्टेंस हो गया। अब ये रो क्या है, रो इज द रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कपा, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। L बाय क्या होता है, L बाय A इज अ सेल कांस्टेंट जो एक पर्टिकुलर सेल के लिए कांस्टेंट होता है। अगर मैं किसी सेल में एक बार सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालती हूँ और उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करती हूँ या उसकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट करती हूँ, दूसरी बार मैं उसके अंदर जिंक सल्फेट डालती हूँ और मैं दोबारा से उसकी कंडक्टिविटी मेजर करती हूँ, तो कंडक्टिविटी तो चेंज हो जाएगी क्योंकि मेरा सॉल्यूशन चेंज हो गया, लेकिन L बाय A जो कि सेल कांस्टेंट है, दैट इज द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड द एरिया बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, वो मेरा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मेरा सेल कांस्टेंट है, मैंने सेल चेंज नहीं किया। Now we will understand what is the reciprocal of resistance. It is G. Reciprocal of resistance is G, that is known as conductance. Now, what is molar conductivity? Molar conductivity को we represent by this sign and it is kappa into 1000 upon molarity. And what is equivalent conductivity? Equivalent conductivity is kappa into 1000 upon normality. It is this kappa into 1000 upon normality. अब हम ये फॉर्मूलाज यूज करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इन फॉर्मूलाज को हम न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्लेन करूंगी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, और हम देखेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोलर कंडक्टिविटी जैसे जैसे मैं सॉल्यूशन की डाइल्यूशन चेंज करूंगी। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन हम ग्राफिकली समझेंगे
for strong electrolyte and for weak electrolyte. यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन. अब हम एक चीज को समझेंगे कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर हम राइट से लेके लेफ्ट की तरफ आएंगे तो डाइल्यूशन विल इंक्रीज. और हमें डाइल्यूशन से ही समझना है कि व्हाट विल हैपन जब मेरा सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा. नाउ दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. लेट अस टेक KCl. हम KCl ले लेते हैं, विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? जो सब्सटेंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? लुक हियर. वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड. जो सब्सटेंस कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता सोल्यूशन के अंदर, और हम कैसे शो करते हैं कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ? बाय दिस डबल एरो, दैट इज CH3COO माइनस प्लस H प्लस. तो दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब हम इस ग्राफ से समझेंगे कि जब मैंने डाइल्यूशन इंक्रीज की, जैसे मैं यहां से इस तरफ आई तो अब मैं देख रही हूं कि यहां पे मेरा सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड था इस पॉइंट पे, यहां पे डाइल्यूट है क्योंकि मैं यहां पर आ गई हूं. तो मैं देख रही हूं कि मेरी कंडक्टिविटी जो है, जो मेरी मोलर कंडक्टिविटी है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पहले मेरी कंडक्टिविटी यहां थी और अब मेरी कंडक्टिविटी यहां आ गई है जैसे ही मैंने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया. इसका क्या मतलब है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पहले कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं था, डाइल्यूशन से क्या हुआ कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, उसकी डिसोसिएशन इंक्रीज हो गई, नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन बढ़ गए, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ गई. अब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को देखते हैं. यहां देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से पहले ये थी, डाइल्यूशन के बाद ये है. तो कितना वेरिएशन है? बस वो यहां से यहां इतनी सी इंक्रीज हुई. नाउ व्हाट इज द रीजन? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, तो आफ्टर डाइल्यूशन ऐसा हो नहीं सकता कि वो डिसोसिएट हो जाए. नंबर ऑफ आयंस तो चेंज नहीं हुए सोल्यूशन के अंदर, पर डाइल्यूशन से सोल्यूशन में क्या चेंज आया? इंटर आयनिक अट्रैक्शंस डिक्रीज हो गए, क्योंकि जो आयंस पहले पास पास थे अब वो आयंस थोड़ा सा दूर चले जाएंगे और आपकी जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन थी वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी. सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अब हम देखें कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, जिसके लिए हमें कोलरॉशेस लॉ यूज करना पड़ता है. नाउ इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है कि उससे ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल. तो जो मेरी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आती है उसको मैं कहती हूँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. और उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ? ये जो मेरी कंडक्टिविटी है, दिस इज कंडक्टिविटी एट, दिस इज माय मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन C पर. और ये जो मेरी मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूं. तो दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. अब हम कोलरॉशेस लॉ की एप्लीकेशन को समझेंगे और हम देखेंगे कि उस लॉ को यूज करके हम क्या क्या वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर हम न्यूमेरिकल से समझेंगे कि हम कोलरॉशेस लॉ को न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कोलरॉशेस लॉ.
मान लीजिए मुझे बेरियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बेरियम क्लोराइड की कंडक्टिविटी मैं कैसे निकालूंगी? इट इज द सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम प्लस क्लोराइड। अब क्योंकि क्लोराइड के 2 आयन्स हैं तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। अब सपोज कीजिए आपको मोलर कंडक्टिविटी गिवन है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COONA, फॉर NaCl and for HCl. Or using these 3 molar conductivities, I have to find out the molar conductivity of CH3COOH. अब मैं क्या करूंगी? मैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl को ऐड कर दूंगी और इसमें से मैं मोलर कंडक्टिविटी NaCl की सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, क्योंकि यहां से Na और Cl मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ CH3CO माइनस और H प्लस चाहिए। क्योंकि इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलेगी? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO माइनस एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस। तो यहां से Na प्लस और Cl माइनस आयन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और मेरे पास सिर्फ ये 2 आयन्स बच जाएंगे। तो जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड निकल आएगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो व्हाट इज Colrausch's law? That molar conductivity of a weak electrolyte is equal to the sum of molar conductivities of the ions multiplied by the number of ions. यही हमने किया, sum of molar conductivity of Ba2 plus sum of molar conductivity of Cl minus multiplied by 2, क्योंकि 2 Cl minus ions हैं। तो मेरी पहली एप्लीकेशन क्या हो गई? फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये मेरी पहली एप्लीकेशन है। दूसरी एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट कॉन्सेंट्रेशन C अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहां से मेरा अल्फा निकल आएगा। और अगर मुझे अल्फा क्या है? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अगर मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और अगर मुझे मेरा अल्फा, मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से बहुत कम है तो मैं इस अल्फा को 1 के कंपैरिजन में इग्नोर भी कर सकती हूं। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C अल्फा स्क्वायर इफ अल्फा इज मच मच लेस देन 1, क्योंकि मैं अल्फा को निग्लेक्ट कर दूं। नाउ लेट अस लुक एट द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो हमने अभी पढ़े थे। लेट अस लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ohms। मतलब कि 0.5 मोलर सोल्यूशन की रेजिस्टेंस मुझे दी हुई है 50 ohms। The specific conductance of the solution is 1.3 Simon meter inverse। इसी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 0.4 मोलर सोल्यूशन, अब मुझे 0.4 मोलर सोल्यूशन की रेजिस्टेंस दी हुई है ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट इज 260 ohms। इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज, अब मुझे इस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। सबसे पहले मुझे इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था?
R1 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो L बाई ए आपको बताया था, और रो क्या होता है, इट इज 1 बाय kappa L बाय ए। अब मेरे को दो सोल्यूशन दिए हुए हैं डिफरेंट मोलारिटी के, तो मैं क्या करूंगी, ऊपर मैंने ये ले लिया। अब क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपका सेल सेम है तो आपका सेल बाय कांस्टेंट सेम रहेगा, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू 1 बाय kappa 0.4 L बाय ए। ये टर्म मेरी कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ 0.4 मोलर सोल्यूशन is equal to conductivity of 0.4 molar solution upon conductivity of 0.5 molar solution। यहां से कंडक्टिविटी मेरी निकल आएगी for 0.4 molar solution after substituting these 3 values। इन 3 वैल्यूज को जब मैं यहां सब्सटीट्यूट करूंगी, उसके बाद अब क्या होगा, अब मैं मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, दैट इज kappa इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। kappa मेरा यहां से निकल आएगा और मोलैरिटी मुझे पता है कि 0.4 है, तो मेरा मोलर कंडक्टिविटी का आंसर आ जाएगा B आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज। तो इस क्वेश्चन में की पॉइंट क्या था कि आपको ये याद रखना है कि अगर आपका सेल सेम है तो सेल कांस्टेंट ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute aqueous NaCl was carried out by passing 10 milliampere current. The time required to liberate 0.01 mole of hydrogen gas at the cathode is। अब मेरा क्वेश्चन है डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन। डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन मतलब उसमें NaCl तो है ही और उसमें साथ साथ वाटर भी है, और वाटर कैसे डिसोसिएट करेगा, H प्लस एंड OH माइनस, 2H प्लस कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस बना देंगे। ठीक है, नाउ हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड, तो आपको ये बताना है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। अब पहले क्वेश्चन ये अराइज करता है कि कैथोड पर Na प्लस क्यों डिपॉजिट नहीं हो रहा, सोडियम मेटल क्यों डिपॉजिट नहीं हो रहा, हाइड्रोजन गैस ही क्यों डिपॉजिट हो रही है, हाइड्रोजन गैस क्यों डिपॉजिट हो रही है। नाउ कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगी, तो व्हाट विल हैपन, कैथोड पर हम देखेंगे कि 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे रिडक्शन में, एंड देन H2 गैस विल बी फॉर्म्ड। अगर मुझे 1 मोल के लिए रिएक्शन लिखना है तो माय रिएक्शन विल बी हाफ H2 गैस। इसका मतलब 0.5 मोल हाइड्रोजन डिपॉजिट करने के लिए मुझे कितना चाहिए चार्ज, मुझे 1 फैराडे चाहिए क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। तो 0.01 मोल डिपॉजिट करने के लिए मुझे कितना चाहिए होगा, इतना चाहिए होगा। इसको मैं कूलम्स में कन्वर्ट कर दूंगी बाय मल्टीप्लाइंग विद 96500 कूलम्स। अब हमें एक चीज समझनी है कि H प्लस क्यों डिपॉजिट हुआ, Na प्लस क्यों डिपॉजिट नहीं हुआ, क्योंकि H प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इसीलिए पहले हाइड्रोजन डिपॉजिट हो जाएगा। नाउ अब ये मेरे पास जो चार्ज आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, Q इज इक्वल टू I इंटू टी में उसको सब्सटीट्यूट करूंगी, तो यहां से मेरे पास जो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी उसको जब मैं यहां सब्सटीट्यूट करूंगी और I की वैल्यू को मैं क्या लूंगी, I वुड बी 10 मिली एम्पियर, मीन्स उसको मैं एम्पियर में कन्वर्ट करूंगी। तो जब मैं वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करूंगी तो माय आंसर विल कम आउट टू बी B। यहां से मैंने चार्ज निकाल लिया, यहां से मेरे को करंट ऑलरेडी गिवन है, तो मैं इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट किया तो मेरे पास टाइम की वैल्यू आ गई दीज मेनी सेकेंड्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये किसकी एप्लीकेशन थी, दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम एप्लीकेशन करेंगे फॉर फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
Now let us look here. 1 Faraday of electricity is passed through molten Al2O3, aqueous solution of CuSO4 and molten NaCl taken in 3 different electrolytic cells connected in series. मोल रेशियो निकालना है एल्यूमिनियम, कॉपर और सोडियम का कि कैथोड्स पर कितना डिपॉजिट होगा। अब हमें समझना है कि Al3+ रिक्वायर्स 3 फैराडे, मतलब कि एल्यूमिनियम अगर मुझे डिपॉजिट करना है 1 मोल तो मुझे 3 फैराडे चाहिए। तो अगर मैं 1 फैराडे चार्ज पास करूंगी तो कितना एल्यूमिनियम होगा? इट विल बी 1/3 मोल्स। फॉर 1 फैराडे 1/3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम वुड बी देयर। फॉर कॉपर आई रिक्वायर 2 फैराडे, तो इसका मतलब 1 फैराडे से कितना मोल हो पाएगा? 1/2 मोल। एंड फॉर सोडियम आई रिक्वायर 1 फैराडे, इसका मतलब 1 फैराडे से 1 मोल आ जाएगा। तो जब मैं मोलर रेशियो लूंगी एल्यूमिनियम इज टू कॉपर इज टू सोडियम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/3 इज टू 1/2 इज टू 1. My answer would be 2:3:6. That is A part. Now let us move on to the next question, in which we will apply the Kohlrausch's law. Question number 4. The conductivity of 0.01 mole per decimeter cube aqueous acetic acid at 300 Kelvin is 19.5 into 10 to the power minus 5 ohm inverse centimeter inverse, and the limiting molar conductivity of acetic acid at same temperature is 390 ohm inverse centimeter square mole inverse, and I have to find out the degree of dissociation of acetic acid. सबसे पहले मैं क्वेश्चन में देखूंगी कि मुझे मोलारिटी गिवन है। मोलारिटी मुझे कितनी गिवन है? 0.01 मोल पर लीटर। डेसीमीटर क्यूब इज सेम एज लीटर, दैट मीन्स 0.01 मोलर। और मुझे कंडक्टिविटी गिवन है 19.5 इंटू 10 टू द पावर -5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सबसे पहले मैं मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C कैलकुलेट करूंगी, कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी। यहां से मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C मेरी निकल के आएगी जब मैं इन वैल्यूज को यहां पर सब्सटीट्यूट करूंगी। आफ्टर दैट मैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को सब्सटीट्यूट करूंगी, दैट इज 390 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब मैं इन दोनों फॉर्मूलाज को इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो यहां से आ गई मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C, जिसको मैं यहां सब्सटीट्यूट करूंगी, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जिसको मैं यहां सब्सटीट्यूट करूंगी, तो मेरा आंसर आएगा B, दैट इज 0.05। तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा B। अब हम नर्स्ट इक्वेशन समझेंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। अब हम समझेंगे कि हम नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं किसी भी सेल के लिए, और फिर हम उसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं बाय लुकिंग एट दिस क्वेश्चन। आपको ये सेल गिवन है और आपको E0 सेल गिवन है, and it is said that it was allowed to be completely discharged. अब हम समझेंगे कि हमें नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखनी है। E cell नर्स्ट इक्वेशन, E cell is equal to E0 cell minus 2.303 RT upon NF log concentration of products by concentration of reactants.
अब आपको R की वैल्यू आपको पता है, T की वैल्यू आपको पता है कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में रिएक्शन हो रहा है तो R की वैल्यू हो गई 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, T की वैल्यू हो गई 298 केल्विन, F की वैल्यू हो गई 96500 कूलम मोल इनवर्स। तो जब मैं इन कांस्टेंट्स को सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट्स क्या है और रिएक्टेंट्स क्या है वो समझने के लिए हमें इस सेल का सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीडेशन होती है, राइट हैंड साइड पर रिडक्शन होती है। ये मेरा एनोड जिंक, ये मेरा कैथोड कॉपर। जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो दैट मीन्स मेरा इक्वेशन हो गया ये, कॉपर पे रिडक्शन हो रही है तो इक्वेशन हो गई ये। इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं तो नेट सेल रिएक्शन क्या आ गया, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस will give Zn2 प्लस प्लस Cu। अब मैं सिर्फ जो कॉन्सेंट्रेशन लूंगी वो सिर्फ आयंस की लूंगी, कॉपर और जिंक जो कि मेरे सॉलिड हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है, उसको मैं नहीं लूंगी। तो यहां पर मैं प्रोडक्ट में कौन सा आयन है, Zn2 प्लस, और रिएक्टेंट में कौन सा आयन है, Cu2 प्लस। तो मेरी नर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, ये मेरी नर्स्ट इक्वेशन बन गई। नर्स्ट इक्वेशन में n क्या है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस रिएक्शन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड, 2। तो मेरा n फैक्टर हो गया 2, जो कि मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। जब मैं n को 2 सब्स्टिट्यूट करूंगी और ई नॉट सेल मुझे कितना गिवन है 1.10, तो मैं क्या करूंगी, ई नॉट सेल की जगह पर 1.10 सब्स्टिट्यूट करूंगी। अब मेरा ई सेल क्या होगा, क्वेश्चन में दिया है द सेल वॉज अलाउड टू बी कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड। कंप्लीटली डिस्चार्ज सेल का मतलब है कि मेरा ई सेल विल बी इक्वल टू 0 हियर। ई सेल को मैं 0 पुट कर दूंगी तो यहां से मेरे पास log Zn2 प्लस बाय Cu2 प्लस की वैल्यू आ जाएगी, जिसका जब मैं एंटी लॉग लूंगी तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। पर जब मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो मेरा आंसर आएगा डी, दैट इज 10 to the power 37.3 आफ्टर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूं जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर हमें सेल पोटेंशियल गिवन है, दैट इज अगर हमें ईएमएफ गिवन है, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 6। ईएमएफ ऑफ द सेल, ये आपको सेल गिवन है और आपको ये ईएमएफ की वैल्यू गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग K is the equilibrium constant। अब यहां पर आपको E नॉट सेल की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन। E नॉट सेल आपको दिया हुआ है 0.2905 और N की वैल्यू क्या होगी फॉर दिस रिएक्शन। अगर मैं सेल रिएक्शन लिखूंगी तो N फैक्टर मेरा अगेन इट विल कम आउट टू बी 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है। सो N फैक्टर हियर इज 2। तो जब मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो मेरा आंसर आएगा बी, आंसर विल बी बी। ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगी, ई नॉट सेल की वैल्यू मैं ये डाल दूंगी, एन फैक्टर मैं 2 पुट कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा दिस। अब आज मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे बता दिए हैं। इसमें जो आपको बैटरीज और सेल्स पढ़नी है वो आपके मॉड्यूल में गिवन है, और इसका जो हायर लेवल का एडवांस्ड क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें आप समझेंगे कि हाउ टू
go to the higher level of electrochemistry, how to solve the advanced problems. तो आपको आज जो कॉन्सेप्ट्स करा दिए हैं उनके बेसिस पे आपको मॉड्यूल में क्वेश्चंस गिवन है जो कि आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. थैंक यू.